स्थिति में आपकी पत्नी ने जो भी अपनी पिटीशन में लिखा है, यानी कि आपकी संपत्ति, आपकी आय, आपकी तमाम तरीके के सोर्स ऑफ इनकम दिखा रखे हैं जो कि नहीं है, तो वो बढ़ा चढ़ा। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का टॉपिक है कि धारा 125 सीआरपीसी जो अब 144 में तब्दील हो गई है, उसमें अगर आप कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं तो क्या होगा। देखिए, 125 सीआरपीसी और धारा 144 जो कि आप जिसको 125 के नाम से जानते हैं, यानी कि मेंटेनेंस का केस जब आपकी पत्नी आपके ऊपर डाल देती है, तब ऐसी स्थिति में जिनको जानकारी नहीं होती तो वो सोचते हैं कि मैं अगर कोर्ट में अपीयर नहीं होऊंगा तो किससे वसूलेगी कोर्ट मेंटेनेंस, और क्या कर सकती है कोर्ट। तो इस गलत फहमी में ना रहिएगा। होता यूँ है कि आपके ऊपर जब पत्नी मेंटेनेंस का केस डालती है तो उसका जो सम्मन आपको भेजा जाता है, यानी नोटिस आपके पास जाती है, और उस नोटिस को अगर आप रिसीव कर लेते हैं उसके बाद, यानी कि आपकी जानकारी में है कि आपको सम्मन मिला हुआ है कि आपको कोर्ट में फला फला तारीख को जाना है, अगर आप उसमें अपीयर नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आप ये मत सोचिए कि आप अपीयर नहीं होंगे तो केस आगे नहीं बढ़ेगा, आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा और आप इन सारी चीज़ों से बच सकेंगे। तो ऐसा कतई नहीं है। अगर आपको सम्मन मिल चुका है, नोटिस रिसीव्ड है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं। तो इसके लिए जब भी आपको सम्मन रिसीव हो, आपने अगर रिसीव कर लिया है, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सम्मन जब आता है तो उसको जल्दी रिसीव नहीं करना है, 2-3 बार या फिर वारंट इशू हो जाए तब आपको वहाँ अपीयर होना है। लेकिन मैं यहाँ पर इस पर चर्चा कर रही हूँ कि अगर आपने सम्मन रिसीव कर लिया, नोटिस रिसीव्ड वहाँ पर पहुँच गया है, देखिए ट्रैक रिपोर्ट लगती है आजकल, और या तो फिर रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाता है, और वो रजिस्ट्री जब पहुँच जाती है, यानी कि वापस नहीं आती है, तब न्यायालय में आपका सम्मन जो है, वो रजिस्ट्री जो है, वो आपके ऊपर जो पैरवी की गई है वो तामील मानी जाती है। अगर आपकी तामीली पर्याप्त है, मानी जाती है न्यायालय में, तो आपका वहाँ अपीयर होना मेंटेनेंस के केस में बहुत ज़रूरी है। आप मौके ले सकते हैं लेकिन वहाँ से गायब नहीं हो सकते। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पर पहुँचेंगे। देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पत्नी को लगता है कि अगर पति वहाँ नहीं पहुँचेगा तो मुझे मेंटेनेंस का केस कैसे चलेगा आगे, क्योंकि मेंटेनेंस तो पति से ही लेना है और पत्नी आपको बुलाने नहीं जाएगी। दूसरे ये है कि पति सोचता है कि मैं ना जाऊं तो क्या कर लेंगे, मैं बिल्कुल अपीयर ही ना हूं तो किससे मेंटेनेंस लेंगे। तो ये एक बड़ी गलतफहमी है। न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। इस तरीके से कि आपकी जो सोच है उसको छोड़ दीजिए और ये जान लीजिए कि अगर आपने सम्मन ले लिया है तो आपको कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपीयर नहीं होते हैं, अब यहाँ पर मैं नहीं होने की चर्चा कर रही हूँ, अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी ने जो भी अपनी पिटीशन में लिखा है, यानी कि आपकी संपत्ति, आपकी आय, आपकी तमाम तरीके के सोर्स ऑफ इनकम दिखा रखे हैं जो कि नहीं है, तो वो बढ़ा चढ़ाकर होता है ऐसे मुकदमों में कि पत्नी जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस लेने के चक्कर में रहती है और पति जो है वो कम से कम देने के चक्कर में रहता है। अब वो कम से कम आप कब दिखा पाएंगे, जब आप अपीयर होंगे, सीधी सी बात। तो पत्नी की जो पिटीशन में जितना भी कुछ आय का ब्यौरा लिखा है, आपका जितनी भी आपकी इनकम लिखी हुई है, उसी सब पे न्यायालय जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा। देखिए, न्याय हित में आपको 1 मौका, 2 मौका, 3 मौका, हद से हद 4 मौके न्यायालय देता है। वो इसलिए कि पति पत्नी का है, एक परिवार का सवाल है और आपकी पूरी जिंदगी जिस पे निर्भर करती है, इसलिए न्याय हित में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 मौके देने के बाद एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। एक्स पार्टी का मतलब एक तरफा ऑर्डर, यानी जो आपकी पत्नी कह रही है वही सच माना जाएगा और उसी के आधार पर ऑर्डर होगा।
एक्स पार्टी अब वैसे आप लड़ेंगे, जो कंटेस्टेड होगा, आप अपीयर हो गए, आपने जवाब दिया, फिर आपकी पत्नी की तरफ से जवाबुल जवाब आएगा, यानी कि जवाब आपके जवाब का जवाब आएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, पत्नी की गवाही आएगी, साक्ष्य मतलब, और आपकी गवाही आएगी, आपकी जो आपका साक्ष्य है, उसके बाद आर्गुमेंट, तब जजमेंट होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं। कोर्ट तो अपना काम करती है, 2-2 महीने में, 1-1 महीने में डेट्स आती हैं, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें आते आते हर स्टेप पूरा करते करते कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं। तब जाके जजमेंट होता है, तब आपके ऊपर मेंटेनेंस बांधा जाता है कि आपको ऑर्डर होता है कि कितना मेंटेनेंस आपको देना है, तब से आप मेंटेनेंस देना शुरू करेंगे। और अगर आप नहीं जाएंगे तो आप सोच लीजिए कि ये सारी प्रक्रिया, अब जब अकेले आपकी पत्नी का ही वहाँ पर पिटीशन पड़ी हुई है, आपने जवाब ही नहीं दिया, तो उसकी पिटीशन को मान लिया जाएगा, और फिर आपके खिलाफ जब एक्स पार्टी आदेश हो जाएगा, तब क्या होगा कि केवल एक्स पार्टी एविडेंस और एक्स पार्टी आर्गुमेंट होंगे, और जजमेंट पारित कर दिया जाएगा, और इस सब में 6 से 8 महीने में ही सारा केस निपट जाएगा, और आपको तब से ही मेंटेनेंस, जो भी ऑर्डर होगा वो मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपके जाने से और ना जाने से कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, ये आप मेरे वीडियो में सुन के समझ गए होंगे। क्योंकि जो जनरल लोग हैं, आम आदमी को ये सारी प्रोसेस पता नहीं होती है, और ना ही खुल के कोई बताता है। तो आज मैं आपको यहाँ पर सारे स्टेप्स बता रही हूँ। और इस तरीके के मेंटेनेंस का जब केस पड़ जाए, तो आप, अगर आपके ऊपर नोटिस सर्व हो जाती है, तो बिल्कुल सचेत रहिए और आप वहाँ अपीयर होइए। और अगर आप नोटिस एक बार नहीं लेते हैं, 2 बार नहीं लेते हैं, और उसके बाद तीसरी बार या चौथी बार में आपके ऊपर वारंट इशू होता है, तब आप अपीयर हो जाते हैं, तब तक के लिए टाइम और उतना खिंच जाता है, आपको और समय मिल जाता है। तो लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात केवल उस कंडीशन की कर रही हूँ जब आपके ऊपर सम्मन तामील हो गया, यानी कि नोटिस सर्व हो गई है, यानी नोटिस आपने ले ली है, उसके बाद आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते कि आप न्यायालय में अपीयर ना हो। आप अपीयर हों और जाके अपने सारे स्टेप्स को पूरा करें, और इस सब में काफ़ी समय लग जाता है। तब आपके ऊपर मेंटेनेंस न्यायालय बांधेगा, और उसके बाद से आपको मेंटेनेंस देना है। तो ये सारी बातें मैंने जो बताई, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके की बहुत सारी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए। अब जो मैं अगला वीडियो उसमें डालूंगी वो ये रहेगा कि मेंटेनेंस हो जाने के बाद, मेंटेनेंस बंद जाने के बाद न्यायालय से, उसके बाद अगर आप उस ऑर्डर की अवहेलना करते हैं, अगर आप मेंटेनेंस फिर भी नहीं देते हैं ऑर्डर के बावजूद, तो आपके साथ क्या होगा, ये अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया है जो कि इसके बाद आप देखेंगे। तो ये सब जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही जानकारियां पाते रहिए, ताकि आपको केस लड़ने में, आपको अपने केस को समझने में बहुत सुविधा होगी, और न्यायिक प्रक्रिया को जानने और समझने में बहुत सुविधा होगी। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सब बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल के माहौल में हर तीसरे घर में इस तरीके का लिटिगेशन चल रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये सारी प्रक्रियाएं मालूम नहीं है, और जो कि मैंने सोचा है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको इससे अवगत कराती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।